चलो अभी अपना क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, बराबर। सो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसमें 5 पॉइंट्स है। ओके, तो पहला है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है? दैट इज अ infinity. Okay, when there is an infinity change in demand for the commodity tea because of negligible change in its price, which may um, which may be as low as zero, then such a demand is called perfectly elasticity of perfectly elastic demand, and the elasticity of demand is equal to infinity. Okay, by the formula, elasticity of price is equal to a proportionate change in demand divided by proportionate change in price. Okay, so यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आंसर इन्फिनिटी मिलेगा। ओके, और इसमें सच इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट फाउंड इन रियलिटी, बट इन द थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स सच डिमांड्स इज एक्सपीरियंस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। In the diagram, the demand curves dt is horizontal straight line parallel to x-axis and dispatch infinite change in demand at the same price. Now see here, demand of commodity is given, price of commodity is given. Okay, price of commodity is given on y-axis and demand of commodity is given on x-axis. Okay, so here price is constant. Okay, price may be 4 or maybe 5. Okay, it is constant. Okay, the demand is continuously is going on infinitely. Okay, so there is no any example in practical life like this way. Okay, लाना इस पे कोई ऐसा कोई एग्जांपल अपने पास है नहीं कि प्राइस का स्टडी रह रहा है। ओके, 4 और 5 और डिमांड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके, वैसा कोई अपने पास प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल सॉल्ट हो सकता है। ओके, क्योंकि सॉल्ट का जब रेट ले लो, चलो 1 थैली का 20 रुपया ले लगा लो। ओके, बराबर है, तो उसका डिमांड तो बढ़ने वाला ही है, घटने वाला नहीं है। ओके, बराबर है, तो ये सॉल्ट का एक ही एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको परफेक्टली इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड उसमें मिल सकता है। ओके, प्राइस इसमें थोड़ा भी कम हो जाएगा तो भी उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसकी डिमांड तो उतनी रहने वाली है। ओके, तो ये सॉल्ट का एक ही एग्जांपल इसमें हो सकता है परफेक्टली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में। आया समझ में आपको? ये परफेक्टली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में प्राइस कांस्टेंट रह रहा है और डिमांड इसका कंटिन्यूस, हाँ, डिमांड उसका जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ओके, और यानी एक ही रेट पे प्राइस फिक्स ही है इसका, 3 रुपीज या 3 रुपीज या 5 रुपीज या 5 रुपीज या 10 रुपीज 10 रुपीज। ओके, बट उसका जो डिमांड है वो कंटिन्यूस, वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, बराबर है, वो इन्फिनिट है डिमांड। तो ये सॉल्ट हो सकता है बेटा। एक ही एग्जांपल अपने पास ऐसा है कि सॉल्ट में आप उसका जो प्राइस कांस्टेंट होता है। ओके, उसमें कोई ज्यादा कुछ चेंज आता नहीं है, पर फिर भी उसका डिमांड तो रहता ही है। ओके, विदाउट सॉल्ट तो पॉसिबल ही नहीं है अपना। ओके, आया समझ में ये फर्स्ट पॉइंट? हाँ, ओके, ओके। नाउ सेकंड वन इज परफेक्टली inelastic डिमांड। ओके, अब इसका ऑपोजिट। ओके, when price of commodity says commodity K change by any amount, says 10%, but there is no change in demand, then such a demand is called perfectly inelastic demand. Okay, तो यहाँ पे प्राइस में क्या हुआ? 10% चेंज हुआ। ओके, बराबर, प्राइस में सपोज 10% चेंज हो रहा है, दिस नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। इसके पहले में उल्टा था, प्राइस में कोई चेंज नहीं था पर डिमांड में जबरदस्त चेंज था। ओके, इन्फिनिट डिमांड थी उसकी। ओके, इसमें उल्टा है, इसमें प्राइस चेंज हो रहा है पर डिमांड में कोई चेंज नहीं। ओके, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस चेंज हो रहा है, 10% चेंज हो रहा है, फिर भी वो डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। ओके, सो इसमें 0% बाय 10%, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, बिकॉज देर इज नो चेंज इन डिमांड। ओके, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, so as shown in diagram DD, demand curve, this vertical straight line shows that the whatever be the change in price, there is no change in demand. Such elasticity of demand is always 0. Okay, यहाँ पे डिमांड ऑफ कमोडिटी और प्राइस ऑफ कमोडिटी दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे
प्राइस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 जा रहा है, ओके, पर डिमांड तो अपने आप अपने एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा हुआ है, देयर इज नो चेंज इन डिमांड, ओके। तो प्राइस बढ़ते जा रहा है, कम हो रहा है, बढ़ता है, कम हो रहा है, फिर भी कोई डिमांड में कोई फर्क नहीं है, वैसे के वैसा ही है। इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ओके। तो उसको क्या कहेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे, ओके। नाउ थर्ड वन, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ओके। तो यूनिटरी में क्या होता है कि इक्वल होता है, ओके, दोनों में। When the percentage change in demand proportionate change percentage change in price, that is called unitary elastic demand. जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना डिमांड में चेंज हो रहा है, ओके, that is the unitary elastic demand, okay. For example, if price of commodity as falls by 5% and the demand uh, by 5%, then they are unitary change in demand, okay. जो 5% आपका जो ये प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड भी 5% ही फॉल होगा, ओके। सो दे आर कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, ओके। सो यहाँ पे आपका 5% 5% क्या होगा? आंसर 1 होगा, ओके। When proportionate change in demand and proportionate change in price are equal, then demand of commodity is known as unitary elastic demand, okay. तो उसको यूनिटरी कहेंगे कि जहाँ पे आपका प्राइस और डिमांड दोनों इक्वल चेंज हो रहा है, ओके, तो उसको यूनिटरी कहेंगे, ओके। If the diagram on the demand curve DD, when price falls by PP1 amount, demand which expands by MM1 is exactly same as price change, okay। यहाँ पे देखो आप डायग्राम में क्लियर दिख रहा है आपको, डिमांड फॉर द कमोडिटी, ओके, आपको दिया है एक्स एक्सिस में, ओके, और प्राइस ऑफ कमोडिटी आपको दिया वाई एक्सिस में, ओके। सो यहाँ पे पी और पी वन दिया, ओके, बराबर। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो पहले प्राइस पी वन पे था, ओके, सपोज 5 रुपीज था, 5 का भी 10 हो गया, ओके, बराबर। तो सामने इसका डिमांड भी एम से एन वन पे जा रहा है, ओके, तो उसको कहेंगे यूनिटरी डिमांड कहेंगे, ओके, बराबर। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। सो डायग्राम इट शोज दैट कि जहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, ओके। तो ये हो आपका 3.11 का 3 यूनिटरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। उसके बाद है पेज नंबर 30 पे टर्न करो, रिलेटिवली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, ओके। तो यहाँ पे मोर देन 1 कब जा रहा है? सो व्हेन प्राइस चेंज इन डिमांड इज proportionately more than percentage change in price. When percentage change in demand is proportionately more than percentage change in price, then such demand is called relatively elastic demand, okay। यानी डिमांड से ज्यादा प्राइस में चेंज आ रहा है, ओके, डिमांड से ज्यादा प्राइस में चेंज आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड की 1 से ऊपर जाएगी, ओके। आंसर आपका 1 से ज्यादा आएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ commodity rises by 10% and its demand falls by 30%, then its demand is called elasticity of demand, okay। तो यहाँ पे प्राइस आपका जो है, ओके, वो 10% राइज हो रहा है और सामने 30% का फॉल हो रहा है डिमांड में, ओके। तो वो क्या हुआ, आपका रिजल्ट आएगा 1 से ऊपर चला जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, ओके। सो प्रोपोर्शन चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शन चेंज इन प्राइस में उसका वैल्यू रखोगे आप, तो क्या होगा? 30% डिवाइड बाय 10%, तो क्या होगा? आंसर 3 हो जाएगा। सो दैट आंसर इज मोर देन 1, ओके। सो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इन ए डायग्राम ऑन द डिमांड कर्व DD, व्हेन प्राइस राइजेस बाय PP1 amount, demand falls by MM1 amount, which is proportionately greater than that of price, यानी डिमांड प्राइस से ज्यादा ज्यादा गिर रहा है, ओके। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्जर्व फॉर लग्जरी गुड्स लाइक टेलीविजन, कार्स एक्सेट्रा, ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन से आ सकते हैं? टेलीविजन, कार है, ओके। तो जैसे ये लग्जरी गुड में देखा होगा कि जैसे प्राइस फॉल होता है, ओके, तो उसकी डिमांड भी फॉल हो जाती है, जैसे अपने लास्ट टाइम पढ़े थे, ओके, लग्जरी आइटम में जहाँ पे आपका डायमंड है, ज्वेलरी, ओके, तो वहां पे आपका जैसे प्राइस फॉल होता है तो डिमांड भी उसकी फॉलो हो जाती है, बराबर। सो
यहाँ पे देखो आप डायग्राम में क्या दिया है, डिमांड ऑफ कमोडिटी वाई एक्सिस में दिया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई एक्सिस में दिया हुआ है। ओके, अभी यहाँ पे प्राइस फॉल हो रहा है, पी से P1 पे जा रहा है। ओके, तो डिमांड भी फॉल हो रहा है। ओके, बराबर। तो डिमांड सबसे M से M1 पे जा रहा है। ओके, ज्यादा फॉल हो रहा है। ओके, सो दैट्स कॉल्ड रिलेटिवली इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो ये वो आपका 4 पॉइंट। उसके बाद 5th पॉइंट। ओके, तो इसमें उल्टा है, अभी लेस देन 1, आपका आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 में, यानी प्राइस यहाँ पे फॉल हो रहा है तो डिमांड पे ज्यादा ज्यादा कोई असर नहीं हो रहा है। ओके, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, ऊपर वाला कौन सा था, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड था, अभी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। तो प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है पर डिमांड में कोई ज्यादा चेंज आ रहा नहीं। ओके, so when price change in demand is proportionately lesser than the percentage change in price, then such demand is called relatively inelastic demand. Okay. For example, when price of commodity G rises by 20% and as a result, its demands falls only by 5%, then its demands is called relatively inelastic demand. Okay. तो जहाँ पे आपका प्राइस ज्यादा फॉल कर रहा है पर डिमांड में कोई ज्यादा फॉल आ रहा नहीं। ओके, दे आर कॉल्ड रिलेटिवली inelastic demand. Okay, so when price elasticity is less than 1, then demand is called inelastic demand of commodity. In a diagram on demand curve DD, when price rises by P to P1 amount, demand falls by M to M1 amount, which is proportionately lesser than that of price. This type of elasticity is observed for necessary goods like food grains, milk, oil, etc. Okay, तो यहाँ पे जो नेसेसरी गुड्स है तो उसमें ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि जैसे मिल्क, ओके, तो मिल्क के भाव बढ़ गए बहुत ज्यादा। ओके, बट डिमांड तो उसकी उतनी रहेगी क्योंकि मिल्क को अपने को बहुत रोज चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप उसको कम करने वाले नहीं है, आप जितना यूज करते हो उतना यूज करोगे आप मिल्क। तो जो नेसेसिटी गुड्स है उसमें ये आ सकता है। ओके, एग्जाम्पल में, एंड दे आर कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, तो उसको प्राइस में बहुत चेंज आ रहा है, हाई प्राइस हाइक हो रहा है। ओके, बढ़ रहा है, फिर भी डिमांड में कोई गिरावट नहीं है क्योंकि डिमांड उतना है, बहुत ही लेस गिरावट है डिमांड में कंपेयर टू प्राइस। ओके, आया समझ में आपको ये पॉइंट नंबर 5? हाँ, पॉइंट नंबर 5 समझ में आया आपको? हाँ, इसमें देखो 5 में क्या है कि प्राइस जो आपकी नेसेसिटी गुड्स है, ओके, जैसे मिल्क है। ओके, तो मिल्क में बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने से भी आपका जो कंजम्पशन है वो तो उतना ही रहने वाला है। आज सपोज 20 का 30 रुपया हो गया, फिर भी आप मिल्क कम करने वाले नहीं होंगे क्योंकि वो तो रिक्वायरमेंट है उतनी। ओके, बराबर है। तो आप जितना यूज करोगे उतना यूज करोगे, उसमें डिमांड में कोई फॉल होने वाला नहीं है, बिकॉज मिल्क इज अ नेसेसिटी गुड्स। ओके, तो मिल्क है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो यहाँ पे जब प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कोई घटता नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि लोग 2 किलो की जगह लेंगे, 1.5 किलो लेंगे, पर लेंगे तो सही। ओके, क्योंकि वो नेसेसरी है इसीलिए। तो जो नेसेसरी गुड्स है तो उसमें प्राइस जब बढ़ता है तब डिमांड में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, सिंपल सी बात है। आया समझ में अभी? ओके, सो नेसेसिटी गुड्स में ऐसा होता है कि भाई जहाँ पे प्राइस हाइक होता है फिर भी वो तो चाहिए अपने को, जैसे मिल्क है, ओके, टी है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। ओके, तो इसमें हाइक होने से भी कोई मतलब नहीं है, उसमें डिमांड फॉल होगा, वो थोड़ा बहुत फॉल होगा पर बहुत ज्यादा कोई फॉल होने वाला नहीं है। लोग बंद नहीं कर देंगे, दूध के जो रेट बढ़ गए तो लोग दूध पीना नहीं छोड़ देंगे। ओके, दूध तो पियेंगे ही, वो तो रिक्वायरमेंट है। ओके, सो यहाँ पे जब जो नेसेसिटी गुड्स का जो प्राइस हाइक होता है, बढ़ता है, तो डिमांड में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। डिमांड फॉल होता है पर ओनली ओनली 0 to 5%। ओके, 10, 20%, 30%, 40% डिमांड उसका फॉलो हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स तो रहेगी। ओके, तो ये 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स आपके थे। ओके, बराबर है। नाउ इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड, तो ये जैसे ये प्राइस था, अभी इनकम। ओके, सो इनकम का जो इफेक्ट क्या होता है डिमांड पे। ओके, जैसे प्राइस का आपने देखा अभी कि जब प्राइस बढ़ता है घटता है, ओके, तो इसका डिमांड पे इफेक्ट क्या होता है। ओके, वैसे इनकम है, अभी इनकम जब बढ़ता है घटता है तो डिमांड पे इफेक्ट क्या होता है, लेट्स सी। ओके, तो उसके भी देख लेते हैं। ओके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, एज प्राइस इज द cause of change in demand,
in the concept of price elasticity of demand, income is or cause of change in demand is the concept of income elasticity of demand. जैसे प्राइस में था, प्राइस चेंज हुआ तो वहां पे डिमांड प्लस माइनस हुआ, वैसे अभी इनकम आपका जो प्लस माइनस हो रहा है तो डिमांड में कितना प्लस माइनस हो रहा है वो आपको चेक करना हो तो उसके लिए आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. ओके, it means income elasticity of demand is useful to measures change in demand for a commodity with respect to change in the income of a consumer. तो अभी कंज्यूमर की जो इनकम चेंज होती है तो डिमांड में क्या चेंज आता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है. ओके, मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, तो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का मीनिंग क्या है? इट इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. It can be expressed in formula as follows: income elasticity is equal to proportionate change in demand divided by proportionate change in income. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि भी इनकम जैसे चेंज होता है वैसे डिमांड भी आपका चेंज होता है. तो क्या इनकम चेंज होने से कितना डिमांड चेंज होता है वो आपको मेजर करना है. ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला है इनकम इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम. ये इसका फॉर्मूला है फाइंड करने के लिए. ओके, तो टाइप्स एंड डिग्री ऑफ इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कौन से टाइप्स है? लेट्स सी. देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ पे तीन ही टाइप है, उसमें इसमें प्राइस में पांच थे पर दो तो यूजलेस है. ओके, और तीन ही काम के हैं जैसे प्राइस में, वैसे इनकम में भी तीन ही है. ओके, एक तो है पॉजिटिव इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, पहला कौन सा है? पॉजिटिव इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड. व्हेन डिमांड इंक्रीज ड्यू टू राइज इन इनकम of the consumer or demand decrease due to fall in the income of consumer, then such a change in demand is known as positive income elasticity of demand. Okay, तो पॉजिटिव में दो चीज आती है, एक तो इनकम बढ़ने से डिमांड इंक्रीज होती है और दूसरा इनकम घटने से डिमांड डिक्रीज होती है. तो ये क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट है. ओके, इसका इनकम का. इनफैक्ट देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ पॉजिटिव इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड. तो इनकम में तीन पॉजिटिव आते हैं. कौन से? तो पहला यूनिट इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, इक्वल्स टू वन. तो यहाँ पे क्या होता है? जितना इनकम चेंज हो रहा है उतना डिमांड चेंज हो रहा है. यहाँ तो क्या होगा आपका? इनकम इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू वन ही होगा. व्हेन चेंज इन डिमांड चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर आर प्रोपोर्शनेटली इक्वल, देन that is known as unitary income elasticity of demand. Okay, तो उसको unitary income elasticity of demand कहेंगे. ओके, यहाँ पे proportionate change हो रहा है. ओके, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा. ओके, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जनरेट्स ग्रेटर देन यूनिट्स. ओके, तो मोर देन वन. ओके, तो मोर देन वन कब हो जाएगा? कब होगा? when change in demand is proportionately greater than the change in income of the consumer, then this type of income elasticity of demand is known as to be greater than unity. Unity. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मोर देन वन कब चला जाएगा? when change in demand is proportionately greater than the change in income. ओके, इनकम से ज्यादा आपका डिमांड में फर्क पड़ रहा है. ओके, इनकम तो बढ़ रहा है थोड़ा बहुत. ओके, उससे दुगना आपका जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब क्या हो जाएगा? आपका ग्रेटर देन वन हो जाएगा. ओके, बराबर. उसके बाद पॉइंट सी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिट लेस देन वन. ओके, तो लेस देन वन कब होगा? व्हेन चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली लेसर देन change in income of the consumer, and this type of income elasticity of demand is known to be lesser than units. Okay, तो when change in demand is proportionately lesser than the change in income. Okay, तो यहाँ पे आपका जो डिमांड है वो बहुत ही लेस हो रहा है, बट यहाँ पे प्राइस उतना लेस, इनकम इतना लेस नहीं हो रहा है जितना डिमांड लेस हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है? लेस देन वन में वो चला जाएगा. ओके, सो इक्वल्स टू वन, मोर देन वन एंड लेस देन वन. तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है. ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, कोई समझ में आया आपको ये? हाँ, हेलो. ओके,
नेगेटिव इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है? व्हेन द राइज इन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर is demand decreases, or with the falls of income of consumer, if demand increases, then such elasticity of demand is known as negative income. ये देखो, ये opposite हो रहा है बेटा, देखो, when the rise in income of a consumer, in income बढ़ रही है कंज्यूमर की, डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड उसकी डिक्रीज हो रही है, और विद द फॉल्स ऑफ इनकम, अभी इनकम घट रही है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, ओके, तो उसको नेगेटिव इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। सिंपल बात है, ओके। So normally some types of inferior goods have negative income elasticity of demand. This concept was given by Robert Giffen, and thus such goods are known as Giffen goods. For example, bajra, kodri, coarse cloth, palm oil, वेजिटेबल्स की एक्सेट्रा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इंफीरियर क्वालिटी गुड्स की जो प्राइस है वो फॉल्स होती है तो उसकी डिमांड भी फॉल हो जाती है, बराबर। सो दे आर इंक्लूडेड इन नेगेटिव इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ओके, बराबर। तो इसलिए इसलिए यहाँ पे जो रॉबर्ट गिफन ने जो उसके एग्जांपल्स दिए, ओके, कौन से एग्जांपल्स पढ़े थे अपन ने? एक तो बाजरा के पढ़े थे, कुदरी के पढ़े थे, पामोलिन घी के पढ़े थे, ओके, वेजिटेबल घी के पढ़े थे, ओके, और जो लोअर क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स होते हैं उसके भी पढ़े थे एग्जांपल्स, ओके। तो वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं, ओके, नेगेटिव इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड में होते हैं, ओके। व्हेन द राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, फिर भी वो डिमांड घट रही है, पर कौन सी? इंफीरियर क्वालिटी गुड्स, हाँ, नॉट ब्रांडेड, ओके, नॉट ब्रांडेड ओनली। इनकम जो अपने इंफीरियर क्वालिटी है, ओके, इंफीरियर क्वालिटी है, उसकी डिमांड घट रही है, बाकी जो ब्रांडेड है उसकी तो डिमांड बढ़ने वाली है, ओके। तो ये क्या होता है कि जब कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, कंज्यूमर की इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, फिर भी डिमांड फॉल हो रहा है, बट फॉर ओनली फॉर इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स, नॉट फॉर ब्रांडेड, ओके। तो ब्रांडेड का तो मार्केट बढ़ने वाला है इनकम बढ़ने से, ओके, बट जो इंफीरियर क्वालिटी है उनकी जो डिमांड है वो घटने वाली है, ओके। सो दैट दे आर कम्स इन नेगेटिव इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड में आएगा, ओके। उसके बाद लास्ट वन है जीरो इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। तो जीरो इनकम का मतलब क्या है? व्हेन चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर डिमांड्स ऑफ द गुड्स रिमेन्स अनचेंज, एंड सच डिमांड इज नोन एज जीरो इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। तो यहाँ पे आपका जो इनकम बढ़ रहा है पर डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिमांड वैसे के वैसा ही है, ओके, तो उसको जीरो इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं, ओके। Usually, this type of income elasticity can be found for lower price goods like salt, postcard, pins, matchsticks, staplers, pin, etc. Okay, बराबर. So when the change in income of consumer, demands of the goods remains unchanged. तो यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें होती है जैसे मैच बॉक्स है, उससे उससे कस्टमर की इनकम बढ़ने से उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं, ओके, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लो प्राइस वाला है, ओके। तो लो प्राइस में कोई उसकी डिमांड बढ़ने वाली नहीं है, ओके। तो लो प्राइस वाला जो प्रोडक्ट है तो ऐसे भी लोग उसको परचेस कर सकते हैं लो इनकम में भी, ओके। तो उससे इनकम बढ़ने से उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या हुआ आपका? जीरो इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होगा, ओके। उसके बाद है क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। तो क्रॉस प्राइस में आपके पास दो ही एग्जांपल है क्रॉस प्राइस। इसमें क्या देते हैं? any goods in economics analysis can be studied or compare in context of its substitute goods and complementary goods. Substitute goods क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी जो प्रोडक्ट है, ओके, वैसा ही एक दूसरी कंपनी बनाती है प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, ओके, उसको सब्सिट्यूट गुड्स आप कह सकते हो। Substitute goods means those goods which can be easily used in place of a given goods for satisfying a wants, as they are very close alternative of a given goods, okay, बराबर। तो उसको सब्स्टिट्यूट्स आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप होंडा की बाइक चला रहे हो, ओके, बराबर है,
तो आपको होंडा की जगह आपने किसी ने आपको बजाज की बाइक दे दी, ओके, वैसी की वैसी, ओके, बराबर वैसे फंक्शन वाली, तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स उसको आप कह सकते हो, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स which are consumed together jointly. One goods cannot be consumed without the other. In other words, these must be consumed together to satisfy a given wants. Okay, तो जैसे मोबाइल और सिम कार्ड, ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ बेटा। मोबाइल के बिना सिम कार्ड के बिना मोबाइल काम का नहीं है, और मोबाइल के बिना सिम कार्ड काम का नहीं है, ओके, बराबर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, दोनों जो आपको चाहिए, ओके, एक साथ। When the demand of a concerned commodity change in response to the change in price of its related goods, substitutes or complementary goods, then the extent of such change in demand is called क्रॉस इलेक्ट्री ऑफ डिमांड। तो इसको आप जहाँ पे वो चेंज हो रहा है, ओके, जैसे परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ऑफ गुड्स एक्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई, ओके, तो उसको क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड आप कह सकते हो, ओके। उसके बाद लास्ट है मेथड ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कैसे मेजर करते हैं? तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? ऑलवेज इनवर्स होता है प्राइस और डिमांड में, प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए गुड्स, बट does not clearly satisfy that the extent of change in demand. Supposing if there is a 10% change in price, this kind of specification is provided by the concept of elasticity of demand. There are various methods of measuring elasticity of demand. The commonly used methods are method of proportionate changes, outlet method, total expenditure method, and geometric method. Okay. So यहाँ पे आपको मेथड्स दिए पर उसके बारे में कुछ समझाया नहीं, ओके, नाम दिए सिर्फ, ओके, और उसके बारे में कोई आपको आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं है। बेसिकली आपको ये जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना हो तो आपको 3 अलग अलग मेथड्स पढ़नी होगी। मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल चेंजेस, आउटलेट टोटल आउटलेट मेथड, उसको कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी आप कह सकते हो, और थर्ड है ज्योमेट्रिक मेथड, ओके। तो सिर्फ ये मेथड्स के नाम्स दिए पर इसके बारे में और भी डिस्कशन दिया हुआ नहीं है, ओके, बराबर है।